नमस्कार, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो हमारा है भारतीय राज्य व्यवस्था का। ये है भाग 16। भाग 15 तक हम कवर कर चुके हैं और ये भाग 16 है। और इस तरह का लोगो आपको दिख रहा होगा, सब्सक्राइब का बटन, उस पर जरूर क्लिक कर दें और नोटिफिकेशन बेल को अवश्य प्रेस कर दें। देखिए, आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम देखेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 ये संविधान के अनुच्छेद हैं। इसमें आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन किया गया है, तो आज हम इसको डिटेल में समझेंगे। ये हमारा चैनल है सिविल सर्विसेज विधालोक। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, नोटिफिकेशन बेल को अवश्य प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए देख लेते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान। संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक इनका प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान में ये इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान लाए क्यों गए हैं? तो इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत की संप्रभुता, इसकी एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को जोड़ा गया है। संप्रभुता हो गई, एकता अखंडता हो गई, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की सुरक्षा आदि। देखिए, सभी राज्य केंद्र के नियंत्रण में आ जाते हैं। जब भारत में आपातकालीन प्रावधान लागू होते हैं, जब आपातकाल की उद्घोषणा या घोषणा की जाती है, तो सभी राज्य केंद्र के नियंत्रण में आ जाते हैं। 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान हैं। एक है अनुच्छेद 352 के अनुसार, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। एक अनुच्छेद 356 के अनुसार बोलते हैं राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता जब हो जाती है तब अनुच्छेद 356 लगाया जाता है। एक है अनुच्छेद 360, जब देश कंगाल हो जाता है, वित्तीय आपातकाल, तब लगाया जाता है। अब चलिए एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। इसमें अनुच्छेद 352 में ये कहा गया है कि युद्ध, इसका आधार क्या होगा? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का आधार क्या होगा? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह लिखा है इसमें, सशस्त्र विद्रोह। इस आधार पर अगर राष्ट्रपति को प्रतीत हो जाए कि भारत के साथ किसी देश का युद्ध हो रहा है या कोई बाह्य आक्रमण होने वाला है या देश में सशस्त्र विद्रोह हो गया शस्त्रों के साथ, तो वो अनुच्छेद 352 का उपयोग करके राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, 44 अमेंडमेंट 1978 के द्वारा यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग कर दिया गया है, जबकि इसके पहले 1978 के पहले सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति, क्या था? आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था। आंतरिक अशांति, तो आंतरिक अशांति में कुछ भी आ सकता है। जरा सा विद्रोह हुआ, उसको आंतरिक अशांति का नाम देके आपातकाल लगा सकती है सरकार। 1975 में इस शब्द का दुरुपयोग किया गया है, आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा दिया गया, इसीलिए इसको हटाकर इसकी जगह पे सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। 44 अमेंडमेंट 1978 के द्वारा ये सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया है। देखिए, जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल की घोषणा की जाती है तो उसे हम बोलते हैं बाह्य आपातकाल, और जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया जाता है तो उसे बोलते हैं आंतरिक आपातकाल। जो बाह्य आपातकाल होता है वो संपूर्ण भारत पर लगाया जा सकता है या भारत के किसी भाग पर लगाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा कौन करेगा? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति अपने मन से आपातकाल की घोषणा नहीं करेगा। देश में अपने मन से आपातकाल नहीं लगाएगा, इमरजेंसी नहीं लगाएगा, बल्कि मंत्रिमंडल, कैबिनेट, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर मौखिक रूप से अगर प्रधानमंत्री जी कहें कि राष्ट्रपति से कि आपातकाल लगा दीजिए, तो राष्ट्रपति महोदय कहेंगे कि पहले आप लिखित में दीजिए मुझे, आपके मौखिक रूप से कहने पर मैं आपातकाल की घोषणा नहीं करूंगा। तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर ही आपातकाल लगाया जा सकता है। इसके पहले मौखिक रूप में था कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मौखिक कह देता और वो आपातकाल की घोषणा कर देता, लेकिन 1975 में इसका दुरुपयोग किया गया। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया है कि लिखित सिफारिश शब्द जोड़ दिया गया है संविधान में। मतलब अब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अगर राष्ट्रपति को करनी है तो उसमें लिखित सिफारिश अनिवार्य है। 1978 के पहले ये लिखित सिफारिश नहीं था, सिर्फ मौखिक में कह देते थे प्रधानमंत्री तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो सकती थी। और इसी अमेंडमेंट में 44th अमेंडमेंट 1978 इसी के द्वारा
आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया गया है। मतलब अगर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है तो सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा करेगा, और अगर वो पाता है कि ये भेदभावपूर्ण आपातकाल लगाया गया है तो वो उसे रद्द कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, इसकी उद्घोषणा कौन करता है? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा। तो उद्घोषणा कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेंगे। संसदीय अनुमोदन और समयावधि, देखिए उद्घोषणा राष्ट्रपति ने कहा, उद्घोषणा कर दी कि आज से राष्ट्रीय आपातकाल लग गया है देश में। अब ये उद्घोषणा जो उन्होंने की है ये 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा, तो 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा अनुमोदन, मतलब उसके द्वारा स्वीकृति हो जानी चाहिए, ठीक है, नहीं तो ये स्वतः समाप्त हो जाएगा। अब देखिए संसद के दोनों सदन 1 महीने के अंदर अनुमोदन करेंगे और दोनों सदन विशेष बहुमत से इस विधेयक को, मतलब ये जो आपातकाल की उद्घोषणा है इसको विशेष बहुमत से पारित करेंगे। इसका अनुमोदन करने के लिए वो विशेष बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत, ये होता है विशेष बहुमत। इसको हमने लास्ट वीडियो में कवर किया हुआ है। मान लीजिए कि राष्ट्रपति महोदय ने आपातकाल की घोषणा कर दी और संसद के दोनों सदनों ने विशेष बहुमत से उसको पारित कर दिया, ठीक है, ये हो गया संसदीय अनुमोदन। अब समयावधि की बात करते हैं। तो जब पारित हो जाएगा तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा। कितने? 6 महीने तक। एक बार संसद ने विशेष बहुमत से अनुमोदित कर दिया तो 6 माह तक जारी रहेगा, और फिर 6 महीने के बाद संसद चाहे तो फिर इसे विशेष बहुमत से पारित कर दे। तो इस प्रकार से 6-6 माह करके इसे असंख्य बार बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ये है राष्ट्रीय आपातकाल के अनुमोदन की प्रक्रिया और उसकी समयावधि की कितने समय तक रहेगा। तो एक बार अनुमोदित होने पर 6 माह तक जारी रहेगा और 6-6 माह करके इसे असंख्य बार तक बढ़ाया जा सकता है। अब कुछ कंडीशंस हैं। मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी लेकिन उस समय लोकसभा विघटन में हो, ठीक है, लोकसभा विघटन में हो, लोकसभा हो ही ना, अस्तित्व में ना हो, मतलब या तो उसका कार्यकाल पूरा हो गया हो या मंत्रिपरिषद ने त्यागपत्र दे दिया हो। सिर्फ राज्यसभा का तो विघटन होता नहीं, तो राज्यसभा है। अब आपातकाल की उद्घोषणा कर दी गई है, इसमें कंडीशन पहली है कि लोकसभा विघटन में है, दूसरा है कि लोकसभा थी तो उस समय, लेकिन अनुमोदन करने के पहले ही, मान लीजिए 30 दिन का समय है अनुमोदन करने के लिए, 25 दिन तक तो लोकसभा कार्य कर रही थी, अनुमोदन नहीं हुआ, लेकिन 30 दिन पूरे नहीं हुए हैं और लोकसभा विघटित हो जाए, मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे। तीसरा कंडीशन ये है कि मान लीजिए कि एक बार अनुमोदन हो गया 30 दिन के बाद, फिर 6 माह तक ये जारी रहेगी। पहली बार तो अनुमोदन कर दिया लोकसभा ने, लेकिन दूसरी बार अनुमोदन होने के 6 माह के भीतर ही विघटन हो जाए लोकसभा का, तब उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि राष्ट्रपति ने आपातकाल लगाया और लोकसभा है ही नहीं, लोकसभा अभी मतलब चुनाव नहीं हुए हैं, ये मान लीजिए, ठीक है। दूसरा, चुनाव नहीं होने का मतलब ये है कि मान लीजिए मंत्रिपरिषद ने त्यागपत्र दे दिया है और लोकसभा का नहीं है। दूसरा, लोकसभा उस समय थी लेकिन 30 दिनों के भीतर ही वो विघटित हो गई, 30 दिनों के भीतर ही मंत्रिपरिषद ने त्यागपत्र दे दिया। और तीसरी कंडीशन ये है कि एक बार तो अनुमोदन हो गया, लेकिन जब 6 महीने पूरे हो गए उसके बाद जब अनुमोदन की बारी आती है फिर से, तो 6 माह पूरे नहीं हुए, 5 महीने हो गए हैं और लोकसभा विघटित हो गई है। अब इस कंडीशन में क्या होगा? देखिए, इस कंडीशन में होगा ये कि इस बीच में जब लोकसभा विघटित हुई हो, इस बीच में पहले तो राज्यसभा द्वारा उसे पारित कर दिया गया हो विशेष बहुमत से, फिर जब भी नई लोकसभा, पुनर्गठित लोकसभा की पहली बैठक से 3 दिनों तक का उद्घोषणा ये जो होगी आपातकाल की 30 दिनों तक वैलिड रहेगी। लोकसभा विघटन में है, अब लोकसभा की नया चुनाव हो गया, नई लोकसभा आ गई, लोकसभा की पहली बैठक से 3 दिनों तक आपातकाल की उद्घोषणा वैलिड रहेगी और 30 दिनों के अंदर लोकसभा द्वारा पारित हो जाना चाहिए। इसी बीच राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया हो, ठीक है, ये हो गई कंडीशंस। अब राष्ट्रीय आपातकाल का हम प्रभाव देखते हैं। मान लीजिए राष्ट्रपति ने कहा कि भाई देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, संसद ने अनुमोदित भी कर दिया और अब 1 महीने का समय है, 1 महीने के अंदर लोकसभा राज्यसभा दोनों ने पारित कर दिया, अब 6 माह तक आपातकाल लग गया। अब क्या होगा? अब केंद्र और राज्य संबंधों पर प्रभाव देखते हैं, लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव देखते हैं और मौलिक अधिकारों पर प्रभाव देखते हैं।
तो देखिए केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव होगा, तो इसको कार्यपालिका की दृष्टि से, विधायी और वित्तीय दृष्टि से समझते हैं। कार्यपालिका पर प्रभाव क्या होगा, राज्य सरकार केंद्र के नियंत्रण में आ जाएगी। आपातकाल के दौरान क्या होगा, राज्य सरकार पूरी केंद्र के नियंत्रण में है। यद्यपि उन्हें राज्य सरकार को निलंबित नहीं किया जाता, लेकिन केंद्र को किसी भी राज्य को किसी विषय पर कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। मतलब राज्य सरकार जो है वो निलंबित नहीं होती है, लेकिन केंद्र के नियंत्रण में है, जो केंद्र कहेगा वही करना होगा। दूसरा, विधायी संबंध की बात करें तो अब संसद को पहले तो केंद्र सूची के विषय पे संसद को कानून बनाने की शक्ति होती है आम दिनों में, जब आपातकाल नहीं लगा होता है तो केंद्र सूची पर और समवर्ती सूची पे वो कानून बना सकती है। लेकिन आपातकाल की उद्घोषणा होने पे, आपातकाल लागू होने पे वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। राज्य विधायिका निलंबित नहीं होती है, लेकिन अगर केंद्र ने आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पे कानून बनाया है तो उसी का कानून मान्य होगा, और आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 महीने बाद तक वो कानून प्रभावी रहते हैं, और 6 माह के बाद राज्य सरकार चाहे तो कानून को हटा दे या वैसे ही लागू रखे या उसमें कुछ संशोधन कर दे। तो ये होते हैं कार्यपालिका पर प्रभाव और विधायी संबंध। यदि संसद का सत्र न चल रहा हो, मान लीजिए आपातकाल लग रहा है लेकिन संसद का सत्र नहीं चल रहा, तो क्या होगा, तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर भी अध्यादेश जारी कर देगा। वित्तीय संबंध की बात करते हैं तो राष्ट्रपति राज्यों को दिए जाने वाले वित्त में कटौती कर सकता है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो वित्तीय संबंध इस प्रकार से होंगे कि केंद्र चाहे तो राज्यों को वित्त ना दे, क्योंकि सारा काम तो केंद्र ही कर रहा है। मूल अधिकारों पर प्रभाव क्या पड़ेगा, तो देखिए अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 ये आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर प्रभाव का वर्णन करते हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अनुच्छेद 358 क्या कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के साथ ही अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। मतलब इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी वैसे ही अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। 6 स्वतंत्रताएं हैं इसमें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, रहने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की आदि स्वतंत्रताएं मैं पढ़ा चुका हूँ मूल अधिकार के टॉपिक में। आप चाहें तो वहाँ वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़ा है, वहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे ही अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी वैसे ही अनुच्छेद 358 आ जाएगा, कहेगा भैया घोषणा हो चुकी है, अनुच्छेद 19 को हटाओ। अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। आपातकाल समाप्त होने पर आपातकाल के दौरान बने कानून स्वतः समाप्त हो जाएंगे, ठीक है, स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अब पहले ये प्रावधान था, अब इसमें कुछ संशोधन किया गया है। 44 अमेंडमेंट 1978 के द्वारा इसमें क्या संशोधन किया गया है कि अनुच्छेद 358 पर 2 प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। पहला प्रतिबंध ये है कि अब ये कहा गया कि जब युद्ध बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा रहा है तभी अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित होगा, नहीं तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। अगर आपातकाल इस आधार पर लगाया जा रहा है कि सशस्त्र विद्रोह है, तब अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपकी लिखने पढ़ने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता निलंबित नहीं होगी। लेकिन अगर युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगाया जा रहा है तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। दूसरा प्रतिबंध यह है कि केवल उन विधियों को जो आपातकाल से संबंधित है चुनौती नहीं दी जा सकती, आप न्यायालय नहीं जा सकते। तो ये है अनुच्छेद 358। अब देखते हैं अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 359 में क्या कहा गया है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकार लागू कराने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करता है। ये मूल अधिकारों का निलंबन नहीं करता है, जैसे अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 का निलंबन कर देता है। लेकिन अनुच्छेद 359 क्या है, मूल अधिकारों का निलंबन नहीं करता है, बल्कि आप मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालय जाते हैं, उस न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर देता है, ठीक है। मूल अधिकार को निलंबित नहीं करता बल्कि उनका लागू होना निलंबित करता है। और अनुच्छेद 359 कहा गया है कि राष्ट्रपति जिन जिन मूल अधिकारों को रोकने का, लागू नहीं होने का आदेश देगा वही मूल अधिकार का निलंबन किया जाएगा। मतलब जैसे ही राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, फिर अनुच्छेद 358 के साथ अनुच्छेद 359 आ जाएगा और ये कहेगा कि अब राष्ट्रपति महोदय बताएंगे कि कौन कौन सा मूल अधिकार निलंबित किया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें भी क्या किया गया है, 44 अमेंडमेंट 1978 के द्वारा 2 प्रतिबंध लगाए गए हैं। पहला, अब ये कहा गया है कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को आप किसी भी कारण कहीं पर भी निलंबित नहीं कर सकते। जैसे अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है, चाहे वो युद्ध के आधार पर हो, चाहे वायु आक्रमण, चाहे सशस्त्र विद्रोह, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये निलंबित नहीं होंगे, ये रहेंगे ही रहेंगे। केवल उन्हीं विधियों को चुनौती से संरक्षण प्राप्त है जो आपातकाल से संबंधित हैं। अब बात करते हैं कि अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है भारत में, तो 3 बार। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, 1962 में, 1971 में, 1975 में, ठीक है।
ये था हमारा आज का वीडियो। अभी तक हमने सिर्फ अनुच्छेद 352 कवर किया है, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 हमने कवर नहीं किया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो ये 2 अनुच्छेद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारा चैनल है सिविल सर्विसेज विद आलोक। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें इसको, और नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हाँ, इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।